Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's 10-minute today series, we are going to discuss a very important topic from Module D, that is ethics in Indian context and lessons from Satyam. ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी JIB एग्जामिनेशन. ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जानने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको JIB एग्जामिनेशन के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है. चलिए अब इस टॉपिक की बात करते हैं. सत्यम केस जो है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. तो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को 1987 में फाउंड किया गया था. ये काफ़ी प्रोमिनेंट इंडिया में IT सर्विसेज फर्म था और अर्ली 2000s तक आते आते ये काफ़ी रिस्पेक्टेड कंपनी बन गई ग्लोबल लेवल पे IT स्पेस में. और 1996 में सत्यम इन्फोवे, सत्यम की ही एक सब्सिडरी कंपनी थी, वो नैस्डैक में लिस्ट हुई. जैसे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही नैस्डैक में ये फर्स्ट इंडियन कंपनी थी, IT कंपनी थी जो वहाँ पे लिस्ट हुई थी. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी इस कंपनी को बहुत अच्छा माना जाता था और इसे 3rd रैंक किया गया था ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर सर्वे में 2005 में. तो कंपनी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, दैट टू ग्लोबल लेवल पे. लेकिन फिर आया क्राइसिस. दिसंबर 2008 में सत्यम ने अनाउंस किया कि वो मैतास इंफ्रास्ट्रक्चर और मैतास प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे. और ये दोनों प्रॉपर्टीज सत्यम के जो फाउंडर्स हैं उनकी ही ये प्रॉपर्टीज थी, उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज थी. रामलिंगम राजू जो थे फाउंडर थे सत्यम के, उन्होंने ही ये कंपनीज बनाई थी और यही कंपनी सत्यम एक्वायर कर रहा था. लेकिन काफ़ी सारे रेड फ्लैग थे, काफ़ी रामलिंगम राजू पे प्रेशर आया और ये जो डील है ये ऑफ हो गई थी. एंड शेयर होल्डर का भी काफ़ी इसमें बैकलैश आया था. वो बोलते ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ही की कंपनी है, आप ही एक्वायर करवा रहे हो सत्यम से. और इवन वर्ल्ड बैंक ने भी सत्यम को 8 साल के लिए बैन कर दिया. उन्होंने बोला कि आपने डाटा थेफ्ट किया है, आपने ब्राइबरी करने की कोशिश करी है, तो वर्ल्ड बैंक ने इनको बैन कर दिया, जो कि बहुत बुरी बात थी. उसके बाद इसका जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे जाना शुरू हो गया और इसके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिजाइन कर दिया. तो सब कुछ बहुत बुरा बुरा होने लग गया इस कंपनी के लिए. अल्टीमेटली एक विसल ब्लोअर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो पब्लिक डिस्क्लोजर करता है किसी करप्शन या रॉन्ग डूइंग का. तो इसी कंपनी में से एक विसल ब्लोअर था, उसने बोर्ड मेंबर को अलर्ट कर दिया कि भाई ये कंपनी तो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन कर रही है, ये जितना बता रहे हैं ना कि हमारे पास कैश पड़ा है, जितना हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितना हमारे पास फंड्स हैं, उतना है नहीं है, काफ़ी कुछ झूठा है. तो फिर जनवरी 2009 के अंदर जो उसके चेयरमैन थे रामलिंगम राजू, उन्होंने भी एडमिट किया कि हमने 7800 करोड़ तक के फॉल्स अकाउंट शो किए हैं. And the fake acquisition proposal was a cover to plug financial discrepancies. जो इन्होंने ये यहाँ पे इन 2 कंपनीज को टेक ओवर करने के लिए जो प्लान बनाया था, ये इसी झूठ को कवर करने के लिए बनाया गया था. तो 7800 करोड़ तक का इन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया था और ये सारा जो एक्विजिशन प्रपोजल था ये भी फेक था. उसके बाद राजू ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया था. एक नया बोर्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था और बाद में ऑडिटर्स ने भी एडमिट किया था अपनी रिपोर्ट्स में कि डाटा मैनिपुलेटेड था. ठीक है, लेटर एडमिटेड द रिपोर्ट्स वर बेस्ड ऑन मैनिपुलेटेड डेटा. तो ऑडिटर्स भी जो रिपोर्ट्स दे रहे थे कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, वो भी तो मैनिपुलेटेड डाटा के बेसिस पे थी ना. तो ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी अलर्ट नहीं था. तो यहाँ पे गलत हुआ क्या? एक तो बहुत सारा 2000 से लेके बहुत सारे फंड्स को डाइवर्ट किया गया था और इसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी. बहुत सारे झूठे इनवॉइसेस, झूठे ट्रांजैक्शंस थे और बहुत ज़्यादा बोगस FDs बैंक में किए गए थे. और जो ये स्टॉक प्राइस था ये भी मैनिपुलेटेड था. तो जो पूरा ब्रांड था ना ये मैनिपुलेटेड था और पूरी मार्केट वैल्यू इस ब्रांड की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट की गई थी. मान लो एक कंपनी बोल रही है कि हमारे पास 150 करोड़ कैश पड़ा है, लेकिन पड़ा उनके पास सिर्फ 1.5 करोड़ कैश है. वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 200 करोड़ के फंड्स हैं, असल में उनके पास सिर्फ 10 करोड़ के फंड्स हैं. उन्होंने बोला हमारे पास इतने प्रोजेक्ट आए हैं, हमारे पास 200 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं, असल में सिर्फ 10 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं. तो इस तरीके से इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा झूठ बोल रखा था, स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रखा था, है ना. और प्रमोटर्स ने क्या किया? स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट किया, इन्फ्लेट किया और इन्फ्लेट करके बेच दिया. उनको पता था कि कंपनी तो खोखली है, तो जैसे ही इन्फ्लेट हुआ प्राइस
बेच के पैसा ले लिया और इलीगल गेन किया ना, लोगों को तो पता ही नहीं है जो शेयर्स खरीद रहे हैं कि कंपनी का ये हाल है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स का रोल है। देखो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी फेल हो गए डिटेक्ट करने में कि कोई इशू चल रहा है, कोई उन्होंने अलार्म नहीं रेज किया कि इतने फ्रॉड हो रहे हैं। इतने क्रिटिकल रेड फ्लैग्स थे, उनको गड़बड़ नजर आ रही थी, लेकिन किसी ने भी फ्लैग नहीं किया। उसके बाद ऑडिटर्स जो लगातार 9 साल से कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे थे, वो भी नहीं जान पाए कि फॉल्स डाटा है, गलत ट्रांजेक्शन्स है। तो इससे उनकी भी इनकॉम्पिटेंसी पता लगती है। या हो सकता है कि वो एकम्प्लिस हो, साथ में उन्होंने भी मिलके फ्रॉड किया हो, पैसे लेके, रिश्वत लेके। उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट जो है वो मेन आर्किटेक्ट्स थे इस स्कैम के, उन्होंने प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल नहीं समझा और स्कैम किया, अपना इलीगल गेन किया। और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे। अब ऐसा तो नहीं है कि रामलिंगम राजू खुद बैठ के इन्वॉइस बना रहा है, कुछ एम्प्लॉयज भी बीच में इन्वॉल्व होंगे। तो हो सकता है उनको इग्नोरेंस था, उनको जो बोला गया उन्होंने कर दिया। हो सकता है उन पे प्रेशर था कि नौकरी चली जाएगी, या फिर वो भी बीच में इन्वॉल्व होकर अपना गेन करना चाहते थे। तो सारे के सारे लोग, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, सभी का इस स्कैम के अंदर रोल था। अब स्कैम हो गया, क्राइसिस हो गया, सबको पता लग गया, स्टॉक प्राइस बिल्कुल गिर गया। 2009 में ये हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, क्राइसिस मैनेजमेंट करने की कोशिश करी। टेक महिंद्रा जो अभी भी है, महिंद्रा, टेक महिंद्रा, उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर किया और इसके बिजनेस को थोड़ा स्टेबल किया, बिजनेस को चलाते रहे। कस्टमर इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो दोबारा काफ़ी रीगेन कर लिया गया, क्योंकि टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है, तो उन्होंने काफ़ी अपने इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो रीगेन किया। तो अब इस पूरी केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये आपको पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि सत्यम केस स्टडी वो अज्यूम करें कि आपको आती है और फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो यहां पे आप क्या सीखते हो, की लर्निंग्स क्या हैं आपकी? एक तो कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनके एक्शंस बहुत ज्यादा क्रूशल हैं। ठीक है, ज्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं, इतने बड़े लेवल के फ्रॉड्स होते हैं, ये सीनियर लीडरशिप के लेवल पे होते हैं और ऑडिटर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए ये फ्रॉड हो पाया। तो टॉप मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत मेजर रोल था। इम्प्लॉयज भी काफी बार इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे जब स्कैम्स होते हैं ना तो इम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं, पूरी टीम बन के एक स्कैम होता है। इम्प्लॉयज चाहते हुए, ना चाहते हुए, जानते हुए, ना जानते हुए इस स्कैम का पार्ट बने। उसके बाद रेपुटेशन बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट हुई। सिर्फ सत्यम की इमेज नहीं खराब हुई, पूरी आईटी इंडस्ट्री की जो ग्लोबल लेवल पे क्रेडिबिलिटी थी वो हर्ट हुई। उसके बाद डायरेक्टर्स के एथिक्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि देखो अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट एथिकल है, आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं अगर वो एथिकल हैं, वो अपना काम अच्छे से करते, तो ये स्कैम ना हो पाता। अगर वो एथिकल होते, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इन चीज़ों को समझते। उसके बाद ऑडिटर्स को भी अपना जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको अपहोल्ड करना चाहिए था। जो ऑडिटर्स हैं वो अपने काम में फेल हुए हैं, ना ही फ्रॉड वो डिटेक्ट कर पाए या वो रिपोर्ट नहीं कर पाए। इससे भी पता लगता है कि जो ऑडिटर्स हैं उनका इंडिपेंडेंट होना, उनके अंदर इंटेग्रिटी होना, अपने काम को लेके प्रोफेशनलिज्म होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत यहाँ पे देखी गई है कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से कंप्लायंस नहीं करना है, खाना पूर्ति नहीं करनी है, आपको एथिक्स फॉलो करने हैं। और अपना अगर आप स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करना चाहते हो अपनी कंपनी का, तो फिर आपको प्रॉपरली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। नियत से करो, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करनी है। और बाद में पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार क्राइसिस होने के बाद जो इस स्कैम को बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया गया, एक तो गवर्नमेंट ने और टेक महिंद्रा ने बहुत अच्छे से इस पोस्ट क्राइसिस जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया था। गवर्नमेंट ने टाइम पे इंटरवीन किया, फिर टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया और कंपनी को बिल्कुल ही कोलैप्स होने से बचा लिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर ये पूरा केस है। अब इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द लेसन्स लर्न फ्रॉम सत्यम केस? एथिकल कंडक्ट ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिनिमल इम्पैक्ट कैसा है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो मेन रोल आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स का है, वहीं से तो फिर फ्लो होके एथिक्स नीचे आएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट होंगे। पोस्ट क्राइसिस एक्शंस आर क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल एंड रिवाइवल। ये बिल्कुल सही है, क्राइसिस होने के बाद आप कैसे हैंडल करते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन प्रिवेंट मेजर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, बिल्कुल सही।
अगर कंपनी अच्छे से गवर्न हो तो फिर बहुत बड़े बड़े जो फ्रॉड्स हैं उन्हें होने से रोका जा सकता है। विसल ब्लोअर्स प्ले अ माइनर रोल इन एक्सपोजिंग फाइनेंशियल स्कैम्स नहीं, यहाँ पे विसल ब्लोअर के जो रोल है बहुत मेजर है। वही उसी ने तो पहले बताया कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है इस कंपनी में। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप JIB को टारगेट कर रहे हैं नवंबर 2025 के लिए और आप डिटेल्ड प्रेपरेशन चाहते हैं, लुकिंग एट कि जो लेवल ऑफ एग्जाम है कितना बढ़ गया है, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जो चारों सब्जेक्ट्स हैं IFS, PPB, AFM, RPWN, इनके आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी फॉर योर रिवीजन। नोट्स हैं, चैप्टर वाइज MCQs हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप हमारे जैप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।